हेलो बालको, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के। हमने क्वेश्चन दे दिए थे, तो अब हम आपको बताएंगे इनके आंसर्स क्या हैं। 9th क्लास के भैया आपको दिए थे नहीं थे बालक सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका आंसर क्या क्या है नोट करना चालू करिए। पहला क्वेश्चन क्या दिए थे हम, ठोस द्रव गैस में अंतर। तो बालक एक तरफ लिखो ठोस, एक तरफ लिखो द्रव, एक तरफ लिखो बेटा गैस। क्या अंतर है? अंतर क्या तीनों में लिख के दिखाओ। अब तेज बताओ, अब जल्दी बताओ। देखो बालक, जल्दबाजी बड़ी खराब चीज होती है, आराम आराम से सीखो। ठोस बेटा जिनका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है उन्हें ठोस कहा जाता है। मतलब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, आयतन व आकार। आयतन आकार क्या बेटा? निश्चित होता है, उन्हें ठोस कहा जाता है। ठीक है, द्रव में आ जाओ। जिनका केवल आयतन निश्चित होता है, जिनका केवल आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं, उन्हें हम द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव। दिख रहा है बढ़िया एकदम क्रिस्टल। हाँ, मैं आप लोगों को अगर बता दूं आपको कैसा लगेगा, मतलब मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता दूं। एक अच्छा लेक्चर ऐसा बनाता हूं कि आपको बोल देता हूं, अगर आप बोल के लिख पाते हो तो आप ब्रिलियंट हो, पजामा नहीं हो, क्योंकि सबको लिखने में समय ज्यादा जाएगा, आपको भी लेक्चर देना पड़ेगा। फिर भी उसका बेटा जिनका ना तो आयतन ना ही आकार, मतलब जिनका ना तो आयतन ना आकार निश्चित होता है, उन्हें कहते हैं हम गैस। मतलब जिनका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित हो उसे क्या कहेंगे? हम गैस कहेंगे। ठीक है, अब लिखिए ठोस के जो अणु है वो पास पास होते हैं। ठोस के अणु पास पास होते हैं। द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। गैस के अणु अधिक दूर दूर होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट बेटा क्या लिखेंगे? इनके मध्य अंतरा आणविक बंध मजबूत होता है। इनके मध्य अंतरा आणविक बंध बहुत मजबूत होता है, बहुत प्रबल होता है। मान ली ये है, इनके बीच में इतनी कम जगह होती है, अंतराणविक बंध बहुत मजबूती से आपस में बंधे होते हैं। क्या होता है बेटा? ये सब आपस में बहुत मजबूती से क्या होता है बेटा? बंधे होते हैं। सब बंधे होते हैं, इसे अंतराणविक बंध कहते हैं। इनके बीच के तो अंतराणविक बंध बहुत मजबूत है। ये बहुत ही क्या होते हैं? मजबूती से बंधे होते हैं आपस में। तो बेटा अंतराणविक बंध क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। इनका अंतराणविक बंध बेटा ठोस की अपेक्षा कमजोर होता है। और इनमें अंतराणविक बंध तो है ही नहीं, इनको जहां फोड़ दो चले जाते हैं। इनका अंतराणविक बंध बिल्कुल नगण्य होता है, नगण्य बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, अगला बेटा क्या है? इनमें बेटा विसरण नहीं होता है। ठोस में विसरण नहीं होता है। विसरण क्या होता है? फैलना। तुम फैल जाते हो ना, घर में जाके बैग छोड़ देते हो, कपड़े अलग फेंक देते हो, ड्रेस पे आप जैसे जैसे फैल जाते हो वही फैलना ठोस में नहीं होता है। ज्यादातर ठोस में नहीं होता। सर क्या मतलब हम कहाँ हैं? तुम ठोस भी हो, तुम द्रव भी हो, तुम गैस भी हो, समझ रहे हो? हाँ। तो बेटा ठोस वाला आयतन का मतलब क्या है? हमने क्या बताया बेटा तुमको? हमने बताया तुम लोग को, जो होता है वो नोट कर लो। इनमें विसरण का गुण नहीं होता है, इनमें विसरण का गुण होता है। ठोस से ज्यादा होता है, द्रव गैसों से कम होता है, और गैसों में विसरण सबसे तेज होता है। परफ्यूम डालते हो इसे शिंग 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 ठोक। अब भाई जाके तुम लोग क्या करते हो? दूसरी जगह खड़े होते हो, खुशबू पहुंची वहां पर, फिर देखो आना जाना लगा। यही तो क्या हो रहा है वहां पर? तुम साइंस लगाते हो, डिफ्यूजन हो रहा है वहां पर, विसरण हो रहा है। तो गैसों में विसरण सबसे ज्यादा होता है, द्रव में कम होता है, ठोस में बिल्कुल नहीं होता है। ये अंतर याद है बेटा। इनका गलनांक उच्च होता है, इनका गलनांक ठोस की अपेक्षा निम्न होता है, इनका गलनांक भी निम्न होता है। इनका क्वथनांक उच्च होता है, इनका क्वथनांक ठोस की अपेक्षा कम होता है। और बालक इनका क्वथनांक बहुत निम्न होता है, गैसों का क्वथनांक बहुत निम्न होता है। ठीक है,
समझ रहे हो पूरी बातों को? ये ठोस द्रव गैस में क्या बता दिया मैंने आपको? अंतर बता दिया, इतने अंतर बता दिया, आप इतने लिख दोगे। इनका घनत्व ज्यादा होता है, इनका घनत्व कम होता है, इनका घनत्व बिल्कुल नगण्य होता है, इनका घनत्व ज्यादा होता है, इनका घनत्व ठोस के अपेक्षा कम होता है, इनका घनत्व निम्न होता है। सब कुछ बता दिए, आपने लिख लिया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वथनांक की परिभाषा दीजिए और जल का क्वथनांक कितना होता है ये बताइए। तो भैया सुनो, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर मैं देने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन छूट जा बता देना। बेटा ये क्वथनांक होता क्या है? 9th क्लास में डेफिनेशन ये लिखी है, क्लास बुक में लिखा है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ये भी लिख दोगे टीचर, चेक कर देना चाहिए 9th क्लास में। नहीं तो लिखते हैं वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप, अब क्वथनांक लिखा रहा हूं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक समझ में आया? अब बालक जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? ऊर्ध्वपातन तथा संघनन की प्रक्रिया को समझाइए। अगला टॉपिक हमारा बेटा क्या है? ये क्वथनांक था। क्या था बेटा? क्वथनांक मैंने समझा दिया बेटा आपको। अब ऊर्ध्वपातन बेटा है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? लिखो बेटा इसमें ऊर्ध्वपातन। हमको नहीं आता है, तो सर हमको नहीं आता, ये सुनो मेरी बात। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझे नहीं समझे? कोई ऊर्ध्वपातन किनमें होता है? कपूर में होता है। किसमें होता है बेटा? कर्पूर गौरम सीमेंट मौरम। कपूर में होता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड में होता है बेटा, आयोडीन में होता है बेटा, और किसमें होता है? नैप्थलीन में होता है बेटा। नैप्थलीन बॉल टॉयलेट जाते हो तो गोली पड़ी रहती है? वो आइसक्रीम नहीं है, ये गोलियां होती है। ये सब उड़ते रहते हैं हमेशा, गैस बदलते रहते हैं। अगला बेटा संघनन। एक लेक्चर अपलोड करूंगा, इससे आप बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले लेक्चर, उसके बाद दूसरा अपलोड करूंगा। संघनन क्या होता है सर? देखो संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो बार ना लिखना, एक ही बार लिखना। 9th के तुम लोग एकदम पैजामा ढक्कन इंसान हो है। हमने क्या था? संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया का नाम संघनन होता है। कभी कभी चाय के ढक्कन पे आप देखते हो, चाय उबाल के चाय बंद कर दी जाती है लेकिन ढक्कन पे ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। चाय बनाए नहीं होगे, पैजामा तो हो तुम, उमा देखना ढक्कन ड्रॉपलेट, वो संघनन होता है। समझ गए मेरी बात? तो संघनन समझ में आ गया। उसके बाद बेटा विसरण व परासरण। अब समझेंगे बेटा विसरण, सब लाइन से लिखते रहो। विसरण क्या होता है? क्योंकि मेरी परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी, इतना मुझे भरोसा है। भरोसा तो है, देख लो चल रहा है। ओह माय गॉड। तो बालक ये रहा आपका विसरण वाला। अगर कुछ मिस हुआ कि वीडियो बेटा क्या होता है, चलते चलते अचानक लगता है बंद हुआ है, मुझे ऐसा महसूस हुआ है, बट मैं रुकूंगा नहीं। अरे रुकना नहीं, थकना नहीं, दर्द से तो डरना नहीं, दर्द सदा रहते नहीं रे, दर्द से जो डर जाए मिट्टी में मिल जाए वो दरिया बहते नहीं रे। तो मतलब विसरण क्या होता है? देखो बेटा, गैसी कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। गैसों में विसरण बहुत तेज होता द्रव में भी है। अब जैसे ड्रम भर पानी भरा रखा है आपके सामने, उसमें छोटी सी पुकटिया में लाल रंग बांध के कोने में डाल दो, थोड़ी देर पूरा ड्रम लाल हो जाएगा। कारण क्या है इसका? विसरण है, कि धीरे धीरे रंग पूरे में फैल गया। तो बालक इसी तरह जब परफ्यूम लगाते हो, कोई घर में अच्छा खाना बनता तो आपको खुशबू आ जाती, आप ऐसे सुनते हो, ऐसे करते हो एकदम, है करते हो। तो बालक विसरण क्या होता है? विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैसी कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ती है। ताप बढ़ाओ विसरण की दर बढ़ती है, यार तो सही है। अब तुमको तवा बिठाएगा, तुम भागोगे नहीं भागोगे? जैसे गर्मी में भागोगे नहीं भागोगे?
रेत पे लोग भागते हैं, नंगे पैर दौड़ोगे तो भागोगे नहीं भागोगे। तो बालक जैसे ही ताप बढ़ता है विसरण की दर बढ़ जाती है। दो बातें हमने आपको बता दी, याद रखिए। परासरण क्या होता है बेटा? परासरण बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। देखिए बेटा, विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाना। हमने बोला विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, इसे कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। ठीक है बेटा, जैसे पेपर में आएगा तो मैं किशमिश पानी में डालने में फूल क्यों जाती है? तो परासरण होता है। अंतः परासरण, बाह्य परासरण, दो होते हैं। ठीक है बालक, तो बालक मैंने क्या बताया, चने डालो तो फूल जाते हैं, क्यों फूलते हैं? परासरण के कारण। समझ रहे हो बात? समझे नहीं समझे? और एक इसी का रिवर्स होते हैं, अंग्रेजी में बेटा ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलता है? ऑस्मोसिस। और इसी को हिंदी उल्टा क्या है? प्रतिऑस्मोसिस कहते हैं, या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, आरओ, जिसे पानी साफ किया था, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा करा दो ऑस्मोसिस को। ठीक है, इसी प्रक्रिया से भैया समुद्र से नमक निकाला जा रहा है आजकल। चलो, विसरण समझे, परासरण समझे। आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। हाँ समझ में आ रहा है बालक। चलो अब बालक हम आएंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदले। चलो देखो बालक, डिग्री को बेटा किस में बदलना है? केल्विन में। चलो मान लो तुम्हारे पास दिया बेटा 27 डिग्री सेल्सियस, फिर लिखा बेटा 30 डिग्री सेल्सियस, फिर लिखा तुम्हारे पास 40 डिग्री सेल्सियस, फिर लिखा तुम्हारे पास 90 डिग्री सेल्सियस। इनको केल्विन बदलना है। जितने भी डिग्री सेल्सियस लगा है सब में क्या जोड़ दो बेटा? 273। कैसे? 27 प्लस 273 270 0 डिग्री मतलब बेटा 273 केल्विन। कितना बेटा? 273 केल्विन। 0.15 होता है वो ध्यान न दो। 273 डिग्री केल्विन, 273 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 केल्विन। बदल गया डिग्री केल्विन में। इसमें क्या करेंगे? ये 30 डिग्री लिखा है, हाँ, इसमें क्या जोड़ देंगे बेटा? 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ दो दादाजी। 273 जोड़ोगे क्या बन जाएगा बेटा? ये तुम्हारा जुड़ जाएगा, ये तुम्हारा 3 का 3 रहेगा, 7 3 10 हो जाएगा। गड़बड़ कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, जोड़ने वाली कहानी गड़बड़ी आ जाती है। देखो 273 लिखा था, यहाँ कितना लिखो? 30, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 3, 303। कितना आएगा बेटा? 303 आएगा। हमेशा समय किसे जोड़ दो बेटा? समय क्या जोड़ना है बेटा? 273 जोड़ दो, इसमें भी 273 जोड़ दो, इसमें भी 273 जोड़ दो। दुनिया की कोई भी डिग्री है, मान लो तुमसे कह दिया चलो भैया 500 डिग्री है, चल भाई 500 डिग्री केल्विन बदल, कुछ ना करना, क्या जोड़ देना? 273 जोड़ देना, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। जोड़ देना खटसा नहीं इनको। तो बेटा जब भी डिग्री को केल्विन बदलने गया है, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा बेटा, तो डिग्री को केल्विन बदलेंगे, 273 आप जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है? गुप्त उष्मा क्या होती है बेटा? लिखे गुप्त उष्मा क्या होती है बालक? ये गुप्त उष्मा जो चुप्पे चुप्पे दी जाती है सर, जो चुप्पे चुप्पे दी जाती है, वही ना, फेंक देंगे नाली में। चुप्पे वाली उष्मा नहीं है ये गुप्त उष्मा है। नाम इसका गुप्त है, लेकिन ये गुप्त बिल्कुल नहीं रहती। देखो कैसे बताता हूँ। देखो मैं आपका छोटा मोटा लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ आज, जिससे आपको एक हमें जानना है आपसे कि भैया कि जो चिल्ला बता रहे हैं उनको समझ में आता भी है कि मतलब पढ़ाए रहो सर। तो बेटा गुप्त उष्मा किसी भी पदार्थ को उसके गलने से पहले तक दी गई उष्मा को हम क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। किसी पदार्थ को उसके द्रव अवस्था में आने से पूर्व तक दिया गया ताप ही क्या कहलाता है? गुप्त उष्मा कहलाता है। इतनी बात अगर आपको आ गई तो अच्छी बात है। ये टॉपिक हमारे कवर हो गए। अब गर्मियों में सूती कपड़े काहे पहनते, ये तो तुम ही बता दो। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ दिए हम। तो बाला इस सिचुएशन आपके पास कमेंट बॉक्स में लिखिए, भेजिएगा, देखिए कौन भेजता है। बालक ये था आपका लेक्चर, छोटे मोटे टॉपिक्स का मैंने वो कवर किया। क्या आगे मैं आगे बाद में पढ़ाऊंगा। ये लेक्चर कैसा लगा आपको जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। 9th क्लास वाले बच्चों, देव का कहना मैंने कहा था, देव कह रहा था सर पढ़ाइए, मैंने पढ़ा दिया। चाचा भाई भाई।